आज हम सीखने जा रहे हैं वित्तीय संचालन। वित्त मतलब नाણાકીય संचालन, गुजराती में नाણાકીય संचालन बोलते हैं। वित्तीय संचालन मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्त मतलब पैसा, द्रव्य, नाणું, એવી વસ્તુ કે જે નાણું मतलब એવી વસ્તુ કે જેની મદદથી આપણે કોઈ વસ્તુને એને બદલેમાં આપલે કરી શકીએ, એટલે કે ખરીદી અથવા વેચાણ કરી શકીએ। એની મદદથી બધા વ્યવહારો, આર્થિક વ્યવહારો થઈ શકે। નાણું એ આર્થિક વ્યવહારો કરવા માટેનું એક માધ્યમ છે અને એ નાણાં વગર આપણે કોઈ પણ આર્થિક વ્યવહારો કરી શકતા નથી। નાણું મીન્સ વિત્ત, દ્રવ્ય। तो व्यावसायिक इकाई में द्रव्य जीवनदायी रक्त के समान है। द्रव्य मतलब नाणु। द्रव्य के बिना कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास द्रव्य या नाणु मतलब पैसा है, कुछ नहीं होगा तो हम कुछ चीज़ खरीद ही नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ बेचना है तो भी हम बिना नाणा प्राप्त किए, बिना द्रव्य प्राप्त किए उसको बेचेंगे नहीं। व्यवसाय की स्थापना, विकास, विस्तार तथा नवीनीकरण के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है। स्थापना के लिए भी पैसा चाहिए, विकास के लिए पैसा चाहिए, विस्तार के लिए बढ़ाना है। विकास मतलब साइज उतनी रहेगी लेकिन अंदर डेवलपमेंट होगा। विस्तार मतलब साइज भी बढ़ेगी। इन दोनों में अंतर है, जैसे विकास और वृद्धि में अंतर है। तथा नवीनीकरण मतलब उसमें नए नए, जैसे कि नवीनीकरण में क्या होता है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है, तो यंत्र में नया लेना पड़ता है, पुराना बेच देना पड़ता है, तो वो नवीनीकरण के लिए भी पैसा चाहिए। तो वित्तीय संचालन का अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य कार्य का संचालन, मतलब द्रव्य को कौन सी जगह पे हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कौन सी जगह पे कम यूज़ करना चाहिए। द्रव्य कार्य अर्थात द्रव्य प्राप्त करना, द्रव्य का उपयोग करना और आय का विभाजन का कार्य करना। यह कार्य उद्देश्यपूर्ण और कार्यक्षम रूप से होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, वित्तीय संचालन अथवा द्रव्य कार्य का संचालन मतलब पैसे की लेन देन का कार्य का संचालन। द्रव्य कार्य अर्थात द्रव्य प्राप्त करना, उसमें द्रव्य के कार्य में क्या क्या आता है, द्रव्य प्राप्त करना मतलब पैसा प्राप्त करना। पैसे कितनी जगह से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। खुद के पैसे, लोन के पैसे, शेयर होल्डर्स के पैसे, डिबेंचर्स के द्वारा भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लोन लेके भी प्राप्त कर सकते हैं, शेयर प्रकाशित करके भी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पुरानी संपत्ति बेच के भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये द्रव्य प्राप्त करना मतलब पैसा प्राप्त करना। फिर वो पैसे का उपयोग करना मतलब कुछ खरीदी करना, किसी को चुकाना, लोन वाले को चुकाना पड़ता है, कोई संपत्ति खरीदनी पड़ती है, कोई स्टॉक खरीदना पड़ता है, लेनदारों को चुकाना पड़ता है, तो उस जगह पे हमारा द्रव्य का उपयोग हो रहा है। और आय का विभाजन करना, आय का विभाजन मतलब हमारे पास धंधे में आय हो रही है, आय मतलब आवक हो रही है, बाद में वो आय का विभाजन करना मतलब उसमें से समझ लो कि मेरे पास 10 रुपये की आय हुई। अभी वो 10 रुपये की आय में से मुझे टोटल वैसे तो चुकाने का तो मतलब मेरा दायित्व तो 50 रुपया है ना, लेकिन वो दायित्व जो 50 रुपया है उसमें बिन चालू दायित्व 30 रुपये का है, चालू दायित्व 20 रुपये का है। बिन चालू दायित्व 30 रुपये का, उसमें आंतरिक जो है वो 20 रुपया है और बाह्य जो है वो 10 है। तो वो 10 रुपये में कितना भाग मैं आंतरिक दायित्व को चुकाऊंगा, कितना बाह्य दायित्व को चुकाऊंगा, कितना चालू दायित्व वालों को चुकाऊंगा, तो वो आय का मुझे विभाजन करना है कि कितने अनुपात में किसको चुकाया जाए, किसको पहले चुकाने की ज़रूरत है, किसको बाद में चुकाने की ज़रूरत है। कर्मचारी को पगार पहले देना चाहिए या दुकान का भाड़ा पहले देना चाहिए, या फिर लोन का पैसा पहले चुकाना चाहिए। तो आय का विभाजन करना, यह कार्य उद्देश्यपूर्ण और कार्यक्षम रूप से होना चाहिए। मतलब ये कार्य करने से हमारा उद्देश्य की तरफ ले जाए, ऐसा ये काम करना है, ये तीनों काम। और कार्यक्षम रूप से होना चाहिए मतलब ज़रा भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हमने
पैसों का उपयोग करना चाहिए माल स्टॉक खरीदने में, और हमने अगर यंत्र खरीद लिया या दुकान खरीद ली तो माल स्टॉक बेचने के लिए माल स्टॉक ही नहीं होगा। हमने सीखा था ना वो अकाउंट में कि हम अगर पैसे का उपयोग हमारा बिजनेस, हमारा कार्य, हमारा परिचालन, हमारा कामगिरी करने के लिए करना है, स्टॉक खरीदना चाहिए, है ना। लेकिन हमने पहले से पैसे का उपयोग विनियोग प्रवृत्ति में कर दिया, मतलब पैसे का उपयोग हमने इन्वेस्टमेंट में कर दिया, तो क्या हम स्टॉक खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, है ना। इससे अच्छा होता हम वो दुकान ना खरीदते, दुकान भाड़े पे लेते और वही पैसे से उसी दुकान के अंदर स्टॉक डालते खरीद के। क्लियर? तो वहाँ पे पैसे का उपयोग कहाँ पे करना चाहिए? विनियोग प्रवृत्ति में करना चाहिए या फिर कामगिरी मतलब परिचालन प्रवृत्ति में करना चाहिए। अगर वो आपने सही सोच के, सही कैलकुलेशन करके आपने किया होता तो पैसे का उपयोग कार्यक्षम रूप से होता। ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी वित्तीय संचालन में। अर्थात वित्तीय संचालन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पूरा चैप्टर तो है ही आपकी बुक में। उसके अलावा भी आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो उसका पूरा एक सब्जेक्ट आएगा वित्तीय संचालन, एक पूरी बुक आएगी। उसके अंदर जो आपने पीछे के अकाउंट के चैप्टर पढ़े हैं सेकंड भाग में, गुणोत्तर विश्लेषण है, पत्रक है और ये रोकड़ अंदाज पत्र है। उसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको मैनेजमेंट का अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंट। तो उसमें से आप कैलकुलेशन करके वित्तीय संचालन को और आसान बना सकते हो। तो वित्तीय संचालन में मुख्य रूप से निम्न कार्यों का समावेश होता है। वित्त की आवश्यकता का अंदाज करना कि हमें पैसा कितना चाहिए होगा। समय की दृष्टि से द्रव्य का आयोजन करना कि कितने समय में हमें द्रव्य चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा। रोकड़ अंदाज पत्र नाम का एक चैप्टर आता है, मैं भी टीवाई में पढ़ाता हूँ। अंदाज पत्र बनाना, आय का विभाजन करना, जो आय है तो उसको किसके अनुपात में, कितने अनुपात में किसको बांटा जा सके। पूंजी ढांचा का विचार करना, उसी प्रकार वित्त प्राप्ति के स्थान पसंद करना। पूंजी ढांचा मतलब हमारा आर्थिक चिट्ठी में पूंजी वाला भाग कौन सा है? आर्थिक चिट्ठा मतलब पाकू सरवयू, बैलेंस शीट, उसमें पूंजी वाला भाग किसको बोलते हैं? पहला टाइटल, जिसमें क्या होता है? शेयर होल्डर्स के फंड, है ना। शेयर होल्डर्स के फंड या फिर मालिकी के फंड, उसके अंदर जो अनुपात होता है वो पूंजी ढांचा कहलाता है। मतलब कि शेयर होल्डर्स के फंड में एक तो होता है इक्विटी शेयर, दूसरा हो सकता है प्रेफरेंस शेयर और तीसरा हो सकता है अनामत और आधिक्य। तो तीन चीज़ों में पैसा कितना अनुपात में है, बराबर है, तो उसको बोलते हैं पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर, मूड़ी माળખું गुजराती में। कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पूंजी में पैसा ज़्यादा होना चाहिए और अनामत कम रहेगी तो चलेगा, कि अनामत ज़्यादा होना चाहिए, अनामत में हम ज़्यादा पैसा डाल दें और पूंजी में कम रहेगा तो चलेगा। इसको कहते हैं पूंजी स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये सब सवाल है, आपको इसके बारे में सोचना है। सोचते जब ये इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में तब थोड़ा और ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन होंगे, तब आप और मुझे सवाल पूछ सकते हो। अभी आपके लिए ये सवाल है कि क्या होना चाहिए? द्रव्य प्राप्त करने की कार्यवाही करना। द्रव्य प्राप्त कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? शेयर प्रकाशित करके, प्रेफरेंस शेयर प्रकाशित करके, डिबेंचर्स प्रकाशित करके, लोन लेके, या फिर पुरानी संपत्ति जो कि काम की नहीं है उसको बेच के। इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग को बेच के। विनियोग तो कोई ऐसा परफेक्टली धंधे के लिए काम में नहीं होता है, वो तो ऐसे ही हम खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, उसको बेच के भी पैसा प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए जो भी कार्यवाही, जो भी मतलब हमें करना पड़ेगा वो सब करना। फिर द्रव्य प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे तो क्या मिलेगा? द्रव्य प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त द्रव्य हो जाए तो उसका उपयोग हो,
उपयोग मतलब उसको जिसके लिए उस पैसे को हमने सोचा था कि भाई इसी चीज़ के लिए हमें प्राप्त करना है, फिर प्राप्त तो हो जाएगा, बाद में वो चीज़ नहीं करेंगे, कुछ और खरीद लेंगे तो चलेगा। द्रव्य तो हम प्राप्त कर लिया, पहले हमने सोच लिया कि भाई हमें इतना स्टॉक खरीदना पड़ेगा और एक यंत्र खरीदना पड़ेगा छोटा सा। फिर द्रव्य प्राप्त करने के बाद अचानक किसी ने एडवर्टाइज कर दिया, और या फिर अचानक कोई सेल्समैन ऐसा आ गया और हमको ऐसा बोल दिया कि देखो इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दो, हमको लालच दे दी, आपको बहुत पैसा मिलेगा। तो हमने वही पैसे से स्टॉक या यंत्र नहीं खरीदा, और हमने क्या किया, उसकी लालच में आके हमने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मतलब विनियोग कर दिया। तो क्या हुआ, जो हमने योग्य उपयोग नहीं किया, द्रव्य का योग्य उपयोग नहीं किया, और हमने नियंत्रण में नहीं रखा अपने आप को, है ना। तो यह देखना और नियंत्रण व्यवस्था करना, वो काम किसका है, यहाँ पे है। वित्तीय नीति निश्चित करना, वित्तीय नीति निश्चित करना है, मतलब हमें किस प्रकार से डिविडेंड देना चाहिए, कितना अनामत रखना चाहिए, वो सब भी इसी का टॉपिक है। कर का आयोजन करना, मतलब हमें भविष्य में कर चुकाना होगा, उसके लिए पहले से कर के लिए क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। लेकिन क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, अकाउंट में कर का आयोजन कर लेते हैं तो पैसा उसका क्या करेंगे, हम अपने लाभ में से कम कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में और गुजराती में, जोगवाई, प्रावधान, वेरी गुड, है ना। आयकर प्रावधान बोलते हैं ना, आर्थिक चिट्ठे में लिखते हैं लास्ट में, और लाभ हानि खाते में, और आर्थिक चिट्ठे में 9 नंबर में लिखते हैं बिन चालू प्रावधान, अल्पकालीन प्रावधान में। अच्छा, संपत्तियों की व्यवस्था करना, संपत्तियों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। संपत्ति, कौन सी संपत्ति कितने भाव में खरीदनी चाहिए, कहाँ से खरीदनी चाहिए, जहाँ पे हमारा द्रव्य कम से कम लगे। और वित्तीय संचालन में एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि समय का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि अगर पैसा पड़ा रहेगा और उसका सही उपयोग नहीं होएगा तो पैसे पे आपको ब्याज तो चुकाते ही रहना पड़ेगा, जितने देर तक पैसा पड़ा है आपके पास, है ना। अगर ब्याज आप चुका रहे हो, जहाँ से आपने लोन लिया, डिबेंचर लिया, उसका ब्याज आप चुका रहे हो 10%, और उसका उपयोग आप सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, और उसके वो 10% ब्याज वहाँ पे चुका रहे हो, और उसका उपयोग करके आप कमा रहे हो 9 रुपया, मतलब 100 में से 9%, तो आपको हानि हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप धंधा बंद कर दो और 10 वो लोन वाले को चुका दो, वो 1 रुपये की हानि नहीं होगी, 1% की। लेकिन जब आप 10 रुपये का ब्याज चुका रहे हो तो उसका ऐसा सही ढंग से उपयोग करना है उस द्रव्य का कि कम से कम 10 से ज़्यादा पैसा, 10% तो मिले ही मिले, ताकि आपको हानि ना हो, जबकि उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ब्याज को भी ध्यान में रखना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद हम ले रहे हैं उत्पादन संचालन। बोलो बोलो क्या लिखा है गुजराती में, अस्क्यामत એટલે સંપત્તિ એટલે મિલકત જ થાય, अस्क्यामत એટલે શું થાય, મિલકતો સંપત્તિ થાય। उत्पादन संचालन, प्रकृति से प्राप्त होने वाले कच्चे माल सामग्री से मानव प्रयत्नों द्वारा उपभोग योग्य वस्तु बनाना, अर्थात उत्पादन। सिंपल सी बात है, कच्चा माल जो है वो ज़्यादातर प्रकृति का माल होता है, प्रकृति का साधन होता है, ठीक है ना। और उत्पादन का अर्थ ये है कि कच्चे माल को तैयार माल बनाना। लेकिन तैयार किसको बोलेंगे, तैयार किसको बोलेंगे कि अगर उसको हम उपयोग में ला सके तो उसको तैयार बोलेंगे, हाँ।
हम डायरेक्ट अगर रुई का उपयोग करेंगे तो रुई को उत्पादन करना मतलब खेत में रुई का उत्पादन होता है ना, खेत में रुई का माल, रुई बनता है ना, उसको निकाल के हमारे पास पहुंचाना, वो भी उत्पादन ही हो गया। लेकिन हम रुई का कपड़े के लिए उपयोग अभी डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहनने के लिए रुई में से कपड़ा बनाना पड़ेगा, तो वो रुई में से जो कपड़ा बनेगा तो कपड़ा उत्पादन हो गया, ठीक है ना। तो कच्चे माल को उपयोग में आ सके ऐसा बनाना है ना, लेकिन वो कौन बनाएगा? मानव प्रयत्नों द्वारा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो आप, मानव प्रयत्नों द्वारा उपभोग योग्य वस्तु बनाना अर्थात उत्पादन। उत्पादन संचालन उन वस्तुओं और सेवाओं का सर्जन करता है जिनमें ग्राहकों की आवश्यकताएं संतुष्ट करने की शक्ति होती है। उत्पादन संचालन क्या होता है? कच्चे माल में से वस्तुओं और सेवाओं का सर्जन करता है ना। वस्तु मतलब तैयार माल और सेवा मतलब तैयार सेवा का सर्जन करता है जिसमें ग्राहकों की आवश्यकताएं संतुष्ट करने की शक्ति होती है। अगर कोई चीज़ ऐसी बना दे उत्पादन संचालन जो ग्राहक की कोई आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो क्या वो उत्पादन बोला जा सकता है? उत्पादन हो रहा है लेकिन उसकी मांग पूरी नहीं हो रही है, मतलब आवश्यकता संतुष्ट नहीं हो रही है, तो उसको उत्पादन संचालन सही नहीं बोल सकते हम, ठीक है। ओके, उत्पादन वो था उत्पादन का अर्थ। अभी हम सीखेंगे उत्पादन संचालन का अर्थ। उत्पादन संचालन, उत्पादन का आयोजन करना। सब पहला कार्य तो आयोजन का ही होगा, कोई भी संचालन का। कार्यक्रम निश्चित करना, संकलन सिद्ध करना, मार्गदर्शन देना और तथा नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन ये सब किसके लिए? ओनली फॉर उत्पादन, ओनली फॉर प्रोडक्शन। उत्पादन संचालन में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का समावेश होता है। उत्पादन आयोजन करना, पहले तो आयोजन आएगा ही आएगा। उत्पादन संशोधन करना, देखो उत्पादन के लिए संशोधन करना वो भी उत्पादन संचालन का पार्ट है। ये संशोधन में क्या क्या आ सकता है? ये संशोधन में क्या क्या आ सकता है? उत्पादन संशोधन अर्थात हम समझ सकते हैं कि उत्पादन करने के लिए नए नए संशोधन करना, अर्थात उत्पादन करने के लिए कम से जो जितना समय अभी लग रहा है वही चीज़ का उत्पादन करने, कोई एक चीज़ का उत्पादन करने के लिए। और उत्पादन संशोधन में ये चीज़ आएगा कि उत्पादन संचालन में वो चीज़ और अच्छे से और कम समय में और अच्छी क्वालिटी वाली बन जाए। अभी जो चीज़ हम उत्पादन कर रहे हैं, कच्चे माल में से तैयार माल बना रहे हैं, उसमें बहुत सारा कच्चा माल खराब हो जा रहा है, तो ऐसा यंत्र बनाए ताकि वो खराब माल ज़्यादा ना हो जाए, कच्चे माल में से बहुत सारा खराब माल ना बन जाए, ज़्यादातर माल उपयोग में आ जाए, तो उसको भी उत्पादन संशोधन बोलेंगे। मतलब बिगाड़ कम हो और कम समय में ज़्यादा तैयार माल प्राप्त कर सके, और कम समय और कम मेहनत में, ठीक है। तो उसको उसके लिए खोजबीन करते रहना, उसको क्या कह सकते हैं? उत्पादन संशोधन। वस्तु विकास, साथ ही उत्पादन मिश्र का चुनाव करना। जैसे वहाँ पे मार्केटिंग मिश्र था, यहाँ पे उत्पादन मिश्र है। उत्पादन मिश्र में भी कुछ चीज़ें हैं, उसमें से किसी एक का चुनाव करना होगा। टेक्नोलॉजी, उसी प्रकार यंत्रों का चुनाव करना, कौन सी टेक्नोलॉजी का चयन किया जाए, कौन से प्रकार के यंत्र का चयन किया जाए। व्यवसाय के स्थान का चुनाव तथा विन्यास का निर्णय करना। व्यवसाय का स्थान का कौन सा रखा जाए, विन्यास कौन सा रखा जाए। मतलब विन्यास मतलब उसका एक बोल सकते हैं हम, उसको मार्ग बोल सकते हैं। तो मार्ग का चयन करना है, मैं आपको समझाऊंगा विन्यास क्या है बाद में। माल सामग्री तथा उत्पादन के लिए अन्य आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, है ना। तो उत्पादन करने के लिए कच्चा माल तो चाहिए,
और कच्चे माल के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं भी होती है, जैसे कि यंत्र है तो यंत्र के लिए ऑयल लगता है, यंत्र के लिए ईंधन लगता है। वेट है 1 मिनट। उत्पादन के लिए अन्य आवश्यकता, जैसे मैंने बोला, ईंधन हो सकता है, यंत्र के लिए ऑयल हो सकता है, कच्चे माल के अलावा कुछ और चीज़ें भी छोटे मोटे यंत्र की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर उत्पादन नियंत्रण करना। नियंत्रण अर्थात जो उत्पादन का हमने आयोजन किया उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, उसे चेक करना। अगर नहीं हो रहा है तो उसका अंतर निकालना। अंतर निकालने के बाद वो अंतर का कारण ढूंढना, और वो कारण दोबारा ना हो उसके उपाय ढूंढना। गुणवत्ता नियंत्रण करना, तो गुणवत्ता में भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और जापान वाले तो गुणवत्ता नियंत्रण में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। खर्च अथवा लागत नियंत्रण, मतलब कम से कम खर्च होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट। कॉस्ट मतलब पड़तर, लागत, वो चीज़ हमको कम से कम भाव में पड़नी चाहिए, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए कच्चे माल का, और कम समय कम लगना चाहिए, मेहनत कम लगनी चाहिए। मेहनत कम लगेगी, समय कम लगेगा तो कर्मचारी को पगार कम देना पड़ेगा, या फिर पगार उतना ही दे देंगे लेकिन उसके उतने समय में ज़्यादा माल उत्पादन हो जाएगा। तो समय नियंत्रण और लागत नियंत्रण के साथ ही उत्पादन संरक्षण और वृद्धि हो, इस प्रकार से के कार्य करना। उत्पादन संरक्षण मतलब उत्पादन जो हम रेगुलर कर रहे हैं उसी हिसाब से उतना तो उत्पादन हो ही, लेकिन फिर भी खर्च और लागत कम हो। उत्पादन में विविधता और सरलीकरण का प्रवेश। उत्पादन में विविधता मतलब उत्पादन में भी अलग अलग मेथड को ढूंढते रहना, और उसमें भी जो जितना भी सरल मेहनत हो, मतलब सरल पद्धति हो, मेथड को सिलेक्ट करना, उसको आने देना। अगर कोई और ज़्यादा सरल पद्धति ला रहा है तो उसको वेलकम